नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य भवानी शंकर शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आइएगा, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है संधि। आज हम पढ़ेंगे मित्रों, संधि के बारे में चर्चा करेंगे। क्या है संधि? देखिए, संधि के बारे में हम चर्चा करें तो सबसे पहले हम देखते हैं व्युत्पत्ति। संधि शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। एग्जामिनर अच्छा प्रश्न पूछता है संधि से, हम संधि को अच्छे से देखते हैं और आपको भी बढ़िया तैयारी करनी है। देखिएगा, संधि शब्द की उत्पत्ति देखें तो सम उपसर्ग है, डूधाय धातु है और धोकी से की प्रत्यय है। यह आपके सामने संधि शब्द की व्युत्पत्ति है। एग्जामिनर पूछे तो आप बताइएगा, उपसर्ग लगा है सर, सम धातु लगी है, मूल धातु और की प्रत्यय लगा है। ये की प्रत्यय है। आप देखेंगे तो ये स्थिति रहेगी सम, डूधाय में अगर आप देखें तो डू की संज्ञा आदि री टू डबह, आपने नाम सुना था, आप पढ़ के आए हैं। आदि री टू डबह, आदि री टू डबह नाम का सूत्र है जो क्या करता है, यहां पर डू की संज्ञा कर देगा। इस संज्ञा का फल आप जानते हैं, इसका लोप हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर यह की संज्ञा कर देगा हलंत्यम। ये देखिए, ये हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो अगर डू चला गया, यह चला गया तो केवल क्या शेष रहा, धा, और यहां पर रहा कै की संज्ञा होकर ई शेष रहा। ठीक, तो सम प्लस धा प्लस ई, आतो लोप इटी च एक नाम का सूत्र आता है, उससे आ का लोप हो गया और ये ई मिल जाएगा, तो स्थिति रहेगी सम प्लस ध प्लस ई। अब यहां पर संधि होगी, आप यहां अनुस्वार संधि कर सकते हैं। तो यहां पर शब्द बन जाएगा संधि। है ना, ऋत्व विसर्ग करके प्रातिपदिक बना के ये संधि शब्द बन गया। तो हमने देखा, हम पढ़ रहे हैं संधि, ये व्युत्पत्ति पक्ष है। तो एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है, एग्जामिनर आपसे केवल इतनी सी बात पूछ सकता है, सम उपसर्ग डूधाय धातु की प्रत्यय। ये सम उपसर्ग डूधाय धातु की प्रत्यय की जो स्थिति है, एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछ सकता है, आपको बतानी पड़ेगी कि सम उपसर्ग डूधाय धातु की प्रत्यय से संधि शब्द की व्युत्पत्ति निष्पन्न होती है। ठीक है, आइएगा हम आगे चलते हैं। आगे देखें तो संधि की परिभाषा क्या है। संधि शब्द की परिभाषा, संधि शब्द की परिभाषा क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आप देखेंगे संधि शब्द की परिभाषा, मैं कह सकता हूं
वर्णानाम मेलनम संधि। वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है, वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है, सीधी सी बात है। अगली बात करूं, लोप विकारः आगम आदेशः संधि। यह भी कह सकता हूं मैं कि लोप विकार आगम आदेश की स्थिति बनती हो वहां संधि होती है ना। एक आपके सामने एक सूत्र आता है जो आपने देखा था, संधि विधायक सूत्र है। संधि विधायक सूत्र, वो भी यही कहता है, परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता अर्थात वर्णों की अत्यंत समीपता संधि कहलाती है, संहिता कहलाती है। वर्णों की अत्यंत समीपता संधि कहलाती है। यह भी बात आप देख सकते हैं, परः सन्निकर्ष संहिता, यह अच्छा पॉइंट था, परः सन्निकर्षः संहिता। संहिता अर्थात संधि का ही दूसरा नाम है। संधि का ही दूसरा नाम क्या है? संहिता। अर्थात संहिता का तात्पर्य हो गया आपके सामने संधि। अगर अपन देखेंगे संहिता जो स्थिति आई है, परः सन्निकर्ष संहिता, अर्थात हम संहिता का दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? संधि कह सकते हैं। वर्णों की अत्यंत समीपता संधि कहलाती है। और हम देखें तो लोप विकार आगम आदेश संधि कहलाता है, और वर्णानाम मेलनम संधि, वर्णों के मेल को भी हम संधि कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये स्थितियां आपके बन के आती है संधि के अंतर्गत। इसी में एक बात और देखते हैं, जोड़ते हैं। देखिए, एक मैंने परिभाषा बना रखी है संधि के लिए, वो क्या है? अर्थ प्लस अर्थ बराबर सार्थक। ये परिभाषा मैंने बना रखी है कि अर्थ प्लस अर्थ बराबर सार्थक। पहले वाले अर्थ का तो इससे आप बखूबी समझ जाएंगे, दोनों साइड अर्थ होना चाहिए। पहले वाले अर्थ का तो अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण, और बाद वाले अर्थ का प्रथम वर्ण। पहले वाले अर्थ का अंतिम वर्ण और बाद वाले अर्थ का प्रथम वर्ण, ये आपस में देखिए, ये आपस में यहां पर क्या करेंगे? या तो परिवर्तन करेंगे, या आदेश होगा, या मध्य में आगम होगा, या यहां पर लोप होगा। ये स्थितियां यहां पर बनेगी, अर्थात कोई ना कोई विकार आएगा। कहने का तात्पर्य क्या है? विकार आएगा, यहां पर कोई ना कोई विकार आएगा। ऐसी स्थिति में अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण दोनों के अंतर्गत कोई परिवर्तन, कोई आदेश, कोई आगम, कोई लोप, कोई विकार, ऐसी स्थिति बनेगी और फिर ये शब्द निर्मित हो जाएगा। और ये जो विकार, लोप, आगम, आदेश, ये जितने भी हैं वो सारे कार्य कौन कराएगा? संधि के नियम कराएगा। संधि के नियम जो हम पढ़ेंगे, यहां पर यह स्थिति बनेगी, तब जाकर एक सार्थक शब्द निर्मित होगा।
अर्थात सार्थक का मतलब ये अर्थ भी जिसमें शामिल है और ये अर्थ भी जिसमें शामिल है, दोनों अर्थ जिसमें शामिल होंगे, अर्थात अंतिम और प्रथम वर्ण में इनमें से कोई चीज होने वाली है और ये होकर ये सार्थक बन जाएगा। अगर मैं बात करूं आदेश और आगम की, लोप का मतलब आपको पता है, विकार परिवर्तन का मतलब यही आदेश आगम इनकी बात कर रहा है। लोप का मतलब बताया हुआ है, अदृश्यम लोप है, लोप यानी गायब होना। तो देखिएगा ये क्या कहना चाहता है, एक आदेश होता है और एक आगम होता है। आदेश और आगम की स्थिति क्या होती है, एक तो होता है संधि में आदेश, एक होता है आगम, एक होता है एकादेश। ये कुछ नामकरण हैं जो आपको संधि के अंतर्गत दिखाई देंगे। आदेश का तात्पर्य होता है शत्रुवत, यह शत्रुवत व्यवहार करता है। आगम का तात्पर्य होता है मित्रवत, अर्थात ये जो स्थिति है वो किसी के स्थान पर आकर बैठती है। और ये जो स्थिति है बीच में बैठती है, और ये जो स्थिति है वो दो के स्थान पर एक आदेश, ये स्थितियां हैं। ये आपको देखने को मिलेगी। आपको पूछेगा आदेश, आदेश का मतलब शत्रुवत होता है। आगम, ये प्रश्न पूछे गए हैं मित्रों, आगम का शब्द का अर्थ पूछ लेता है तो मित्रवत बताना है। आदेश का मतलब शत्रुवत, एकादेश दो के स्थान पर एक आदेश होता है। अर्थात आदेश को समझिएगा, जैसे मेरी कक्षा में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं और मैं किसी एक विद्यार्थी को बाहर से लेकर आया, और मैंने जहां पर कक्षा में कोई पुराना विद्यार्थी बैठा उसको मैंने कहा तू खड़ा हो, तू बाहर जा, तेरे स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति बैठेगा। तो ऐसा ही वर्णों के साथ है, पहले से जो विद्यमान वर्ण है उसको भगाना और नए वर्ण को बैठा देना, तो वो मेरा शत्रु हो जाएगा तुरंत, गुरुजी मैंने फीस नहीं दी क्या। तो ऐसा व्यवहार जो होता है वो शत्रुवत होता है। किसी पुराने के स्थान पर किसी नए को बैठा देना वो कहलाता है आदेश। आगम की स्थिति मित्रवत होती है। यही वाक्य वापस सुनिए, मैं किसी मित्र को लेके आया, मैंने कहा भैया तू थोड़ा सा इधर खिसक जा, तू थोड़ा सा इधर खिसक जा, और उसको बैठा दिया बीच में, तो वो दोनों भी मेरे मित्र रह गए और ये नए वाला भी मेरा मित्र रह गया। तो वो स्थिति होती है आगम की, तो बीच में बैठा देना, किसी को हटाना नहीं। एकादेश का तात्पर्य दो वर्ण है, दोनों वर्णों को मिलाया, उन दोनों के स्थान पर किसी एक वर्ण का आदेश कर दिया, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, एकादेश कहलाती है। ये यहां पर आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी, ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। आइए आगे चलते हैं, आगे चलें। अब हम चलते हैं संधि के भेद। संधि के भेद, संधि के कितने भेद हैं? देखिए मित्रों, संधि के भेदों के बारे में चर्चा की जाए तो दो रूप आते हैं निकलकर। एक तो मत आता है आपके वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी जिनके रचनाकार हैं भट्टोजी दीक्षित। इनके अनुसार संधि के भेद माने गए हैं 5। कितने माने गए हैं? 5 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? तो आप देखिएगा, पहला है अचसंधि, दूसरा है प्रकृति भाव, तीसरा है हल संधि, और चौथा है आपके विसर्ग संधि, और 5वां है आपके स्वादि संधि।
ये भेद हैं इनके 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 भेद माने गए हैं। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी जो भट्टोजी दीक्षित ने लिखा है ग्रंथ, अच, प्रकृति भाव, हल संधि, विसर्ग संधि और स्वादि संधि, इनके बारे में चर्चा की गई है। ये तो बात हो गई पहली। दूसरी बात है आपके सामने, ये दूसरा जो भेद माना है वो है आपके लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। कौमुदी यानी चंद्रिका, चांद की चांदनी। अब देखिएगा, लघु सिद्धांत कौमुदी जो वरदाचार्य जी ने लिखी है, इन्होंने भेद माने हैं, वो माने हैं 3। 3 कौन कौन से हैं वो देखिएगा। अच संधि, दूसरी है हल संधि और तीसरी है आपके विसर्ग संधि। ये 3 भेद हैं आपके सामने, अच, हल और विसर्ग, ये संधि हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने भेद हो गए? 5। और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए। तो सर आप हमें कौन सी पढ़ाओगे? तो देखिए साहब, है तो दोनों एक ही, पर इनमें प्रकृति भाव और स्वादि संधि को विशेष जोड़ा गया है, इसमें अच, हल और विसर्ग संधि तीनों को दिया गया है। आप चूंकि 3rd ग्रेड टीचर बनने वाले हैं तो यहां पर आप देखिएगा, आप यहां पर लघु सिद्धांत कौमुदी के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात ये लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ाया जाता है, लघु सिद्धांत कौमुदी को बताया जाता है। अगर आप देखेंगे तो वरदाचार्य जी के अनुसार अच, हल और विसर्ग संधि के बारे में आपसे पूछा जाएगा, इनके बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये 5 भेदों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। हाँ, आपसे ये प्रश्न नॉर्मल रूप से पूछा जा सकता है कि भट्टोजी दीक्षित ने संधि कितने भेद माने हैं, आप इतना बता सकते हो, पर इनमें डीपली कभी नहीं जाएगा यहां पर। तो आपको लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ाया जाता है, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी प्रवेशिका तक चलती है। प्रवेशिका तक आपके संस्कृत विभाग में प्रवेशिका तक चलती है। प्रवेशिका अर्थात 10th क्लास, है ना, 10th क्लास की बात की जाती है ना। तो माध्यमिक विद्यालयों के अंतर्गत ये स्थिति पढ़ाई जाती है प्रवेशिका तक। तो आप 8वीं तक पढ़ाएंगे बच्चों को, तो आपको संस्कृत भाषा का ज्ञान लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार होना चाहिए। तो यहां से एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा। अब हम चलते हैं आगे, हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो संधि है उसका नाम है अच संधि। अच संधि क्या है? अच संधि के बारे में कहा गया जहां स्वर प्लस स्वर का मेल हो। कहने का तात्पर्य जहां पर अच प्लस अच का मेल हो। तो सर ये अच क्या है, ये अच क्या है, इसके बारे में चर्चा करें। तो अच एक प्रत्याहार है, और अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ, ई, उ, री, लरी, ए, ओ, ऐ और औ, ये वर्ण आते हैं। अर्थात अच प्रत्याहार बनाए हमने, अ, ई, उ, री, लरी, ए, ओ, ऐ, औ, इनकी स्थिति है। और यहां पर आप दोनों स्थितियां काउंट कर सकते हैं। बात में आ गई? दोनों स्थितियां आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है।
ये ध्यान रखिएगा। तो ए और आ, ई और ई, ऊ और ऊ की स्थिति, री और री की स्थिति काउंट की जा सकती है। और अगर हम प्लुत स्थिति को लेते हैं तो वो प्रकृति भाव के अंतर्गत जाती है, बातें प्लुत के अंतर्गत। ठीक है, तो हम यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ रहे हैं। तो ये अचस्वराः, अच स्वर हैं, ये स्वर वर्णों के बारे में चर्चा की गई है। तो अगर हम देखें तो जहां पर मैंने आपको एक बात बताई थी, अर्थ प्लस अर्थ बराबर सार्थक, ये मैंने चर्चा की थी आप लोगों से। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहां पर प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण, ये अंतिम वर्ण था इसका और ये था प्रथम। ये दोनों कौन से होने चाहिए? ये होने चाहिए अच, ये भी अच होना चाहिए और ये भी अच होना चाहिए। तब जाकर ये जो स्थिति बनेगी वो आपकी बनेगी कौन से? अच संधि की। अगर मैं उदाहरण के रूप में बात करूं तो देखिए, मैं एक उदाहरण लेता हूं। मैंने कहा विद्या प्लस आलयः। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ऐसी स्थिति में यहां पर अंतिम वर्ण और यहां पर प्रथम वर्ण। अंतिम वर्ण क्या है? अंतिम वर्ण आप देख पा रहे होंगे, द्या में भी आ छुपा हुआ है और आगे कौन सा है? आ है। और दोनों ही क्या है मित्रों? अच है। ये भी अच है और ये भी अच है। और जहां पर अचों का योग होता है, अचस्वराः, स्वरों का योग होता है, वो अच संधि के अंतर्गत आता है। तो ये उदाहरण जो बन के आएगा वो बन के आएगा विद्यालय, क्योंकि यहां पर विकार उत्पन्न हुआ, यहां पर दोनों को मिलाकर एकादेश हुआ। यहां पर ध्यान रखिएगा, एकादेश हुआ। एकादेश अर्थात क्या स्थिति का हुआ? आ प्लस आ बराबर आ ही बन गया। ये दो को मिलाकर एकादेश हुआ और यहां पर जो संधि का नियम लगा वो दीर्घ संधि का नियम लगा। ये पूरी की पूरी स्थिति अर्थ प्लस अर्थ बराबर सार्थक से आप कंप्लीट कर सकते थे। ये अर्थ प्लस अर्थ बराबर सार्थक से आप पूरी स्थिति कंप्लीट कर सकते थे। आपको पता चला अंतिम अच है और प्रथम भी क्या है? अच है। दोनों में परिवर्तन हुआ, यहां पर एकादेश हुआ और सार्थक शब्द बन गया विद्यालय। तो ये संधि के अंतर्गत, अच संधि के अंतर्गत होने वाली स्थितियां हैं। अब हम बात करते हैं अच संधि के भेदों की। अच संधि के भेद। अच संधि के भेद कितने हैं इसके बारे में चर्चा की जाती है। तो देखिएगा, अच संधि के वैसे तो 8 भेद हैं, है ना, और या आप लोग कितने मान सकते हो? 7। प्रश्न कभी नहीं पूछेगा आपसे 7 है या 8 है, आप टेंशन ना लीजिएगा। अब देखिए ये कौन कौन से हैं। यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, आपके सामने आई दीर्घ संधि, पूर्व रूप संधि, पररूप संधि, और जो हम नहीं पढ़ेंगे वो है प्रकृति भाव। प्रकृति भाव ये हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 भेद हैं। पर आप पढ़ेंगे यण, अयादि, गुण, वृद्धि, दीर्घ, पूर्वरूप, पररूप। प्रकृति भाव संधि का एक निषेध है, ये ध्यान रखिएगा।
ये संधि का निषेध स्थिति बताता है, जहां पर संधि नहीं होनी चाहिए प्रकृति भाव होता है, इसका तात्पर्य यही होता है कि संधि का निषेध हुआ है। ठीक है, प्रकृति भाव प्लुत चिन्हों को दर्शित करता है ना, प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम, अर्थात अगर आप देखेंगे तो प्रकृति भाव स्थिति यहाँ पर काउंट नहीं होती लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। तो हम 7 भेद पढ़ते हैं, यण से लेकर पररूप संधि तक पूरी की पूरी स्थितियां देखते हैं, यहां पर हम संधि कंप्लीट करते हैं। ठीक है, वापिस देखिएगा, हम शुरू हुए थे संधि से। संधि की व्युत्पत्ति थी सम उपसर्ग डुधाएं धातु की प्रत्यय आया था। उसके बाद में अगर हम देखें तो सम उपसर्ग है, डुधाएं मूल धातु थी और की प्रत्यय था। हमने सम प्लस धा प्लस ई की स्थिति बनाई, सम प्लस ध प्लस ई की स्थिति बनी। यहाँ पर मैं को अनुस्वार हो गया या न भी कर सकते थे, अनुनासिक संधि, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, संधियां पढ़ेंगे तब। तो संधि ही शब्द निष्पन्न होकर आता है जो कि एक स्त्रीलिंग शब्द है। और आदि रे टूडवे ने यहाँ पर डूकित संज्ञा की, हलंत्यम ने यह की संज्ञा की, तो जाकर धा शेष रहा था। आत्मलोप इटिचय सूत्र से आत्व का लोप हो जाता है, इनकी चर्चाएं हम कर रहे थे। आगे हमने देखा व्युत्पत्ति पक्ष के बाद में हमने देखा परिभाषा। परिभाषा अगर हम बात करें तो परिभाषा के अंतर्गत हमने देखा था, ये परिभाषा थी वर्णानाम मेलनम संधि लोप विकार आगम आदेश संधि, है ना। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, लोप हो विकार हो आगम आदेश हो संधि कहलाती है। संधि विधायक सूत्र क्या था, पर सन्निकर्ष संहिता एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है। वर्णों की अत्यंत समीपता संधि कहलाती है। संहिता का दूसरा नाम क्या है, संधि है। अगर हम देखें तो मैंने एक परिभाषा बताई थी, अर्थ प्लस अर्थ बराबर सार्थक। अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण आपस में क्या करें, परिवर्तन आदेश आगम लोप विकार यहाँ होगा, और ये कौन कराएंगे, संधि के नियम कराएंगे। और हमने देखा आदेश क्या है, तो आदेश कैसा था, शत्रुवत था। आगम कैसा था, मित्रवत था, है ना। ये मित्रवत, ये आदेश शत्रुवत, और एक आदेश दो के स्थान पर एक आदेश की स्थिति थी। ठीक है, उसके बाद में हमने चर्चा की आपके सामने संधि के भेद। तो संधि के भेद 2 प्रकार के बताए गए हैं, 2 प्रकार से बताए गए हैं। एक तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी जो भट्टोजी दीक्षित ने लिखी है, और एक लघु सिद्धांत कौमुदी जो वरदाचार्य जी ने लिखी है ना। व्याकरणम अधीते, ये ध्यान रखना, वैयाकरण होता क्या है, वैयाकरण वैयाकरण क्या है, व्याकरणम अधीते, इति वैयाकरण। यहां पर व्याकरण मूल शब्द है, और यहां पर आपके सामने अण प्रत्यय लगा है। अण प्रत्यय से वैयाकरण शब्द बनना है, अर्थात जो व्याकरण पढ़ते हैं उनको वैयाकरण कहा जाता है। व्याकरण पढ़ने वाले को व्याकरण पढ़ने वाला क्या कहलाता है, वैयाकरण कहलाता है। तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी जो भट्टोजी दीक्षित का एक ग्रंथ है, उसमें 5 प्रकार के भेद बताए गए हैं, और लघु सिद्धांत कौमुदी जो वरदाचार्य जी, उसके अनुसार 3 प्रकार के भेद बताए गए हैं। 5 अच प्रकृति भाव हल विसर्ग स्वादि संधि है, और आप 3 अच हल और विसर्ग संधि वरदाचार्य जी के अनुसार है। उसके बाद में हमने चर्चा की आपके सामने अच संधि, जहां पर स्वरों का मेल होता हो। अच ए ई उ री ली ए ओ ऐ औ, ये सारे स्वर हैं जो हमने माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत देखे थे, और प्रत्याहार बनाना भी हमने सीखा था। ठीक है, अर्थ प्लस अर्थ बराबर सार्थक के अंतर्गत मैंने इस बात को साबित किया कि दोनों अच और अच का योग कैसे होता है, जो विद्यालय अपना दिखाई दे रहा है। आ और आ दोनों अच हैं, इनका एकादेश हुआ भाई, यहाँ पर विकार लोप आदेश आगम यहीं पर होने वाले हैं, तो यहाँ संधि दीर्घ संधि का नियम चला। फिर हमने अच संधि के भेदों की चर्चा की, जो कि यण अयादि गुण वृद्धि दीर्घ पूर्वरूप पररूप 7 प्रकार के भेद हैं। 8वां भेद है वो प्रकृति भाव है, जो हम नहीं पढ़ने वाले क्योंकि ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो अभी मैं कोशिश करूंगा कि प्रकृति भाव के बारे में कुछ न जानकारी आपको दूं। तो हमने आज जो इनके बारे में चर्चा की है वो आपके सामने पूरी की पूरी चर्चा ये रही है। उसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।